Hello, my dear students. Welcome to online class of physics. Today in this session, we are going to do some numerical problems based on magnetic flux and electromagnetic induction. ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जब भी किसी कॉइल से जुड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया 20x30 है। 20x30 का मतलब है 20 लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं मीटर्स में बदलने में जाऊं, आई मस्ट डिवाइड इट बाय 100, राइट। 30/100 और लास्ट पे ऑफ कोर्स मेरे पास यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 6 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, राइट। चलिए, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.3 नॉट 0.2। विद इट्स प्लेन, पहले केस में प्लेन कैसे रखा गया, नॉर्मल टू द फील्ड। अब नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब समझते हो आप कि जो कॉइल है, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब है कि फील्ड इस तरह से है, राइट। और जो एरिया है वो भी इस तरफ है। कॉइल को नॉर्मल रखा गया है फील्ड के। अगर कॉइल फील्ड के नॉर्मल है, इसका मतलब कॉइल फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाती है, लेकिन इसके एरिया वेक्टर के तो पैरेलल ही है। अगर एरिया वेक्टर के पैरेलल है तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करूँ तो वो बनेगी BA cos ऑफ 0, राइट। B पुट कर देना है कितना, 0.3। A पुट कर देना है कितना, 6 × 10⁻⁻²। cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हैं इस केस में वो कितनी आ जाएंगी, दे विल बी 1.8 × 10⁻² वेबर। बात समझ आई। अभी केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में वो क्या कह रहा है, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। जो कॉइल है वो फील्ड के साथ कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 30 डिग्री पे झुकी हुई है। मतलब अगर ये कॉइल है, राइट, इफ आई ट्राई टू मेक इट अप, तो अगर इधर को ये फील्ड है और कॉइल जो है, कॉइल इसके साथ 30 डिग्री पे है, तो मुझे तो कॉइल का क्या देखना होता है, नॉर्मल कॉइल का एंगल देखना होता है उसके साथ। तो अगर ये कॉइल का 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 - 30, यानी कि अल्टीमेटली कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। बात समझ रहे हैं। दिस इज 30, कॉइल 30 पे झुकी हुई है, लेकिन हमें तो एरिया वेक्टर के साथ देखना होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हैं ये BA cos ऑफ कितनी जाएंगी, 60 जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो B की वैल्यू वही 0.3, एरिया की वैल्यू 6 × 10⁻⁻²। cos 60 जो होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आएगा 0.9 × 10⁻² वेबर्स, राइट। चलिए तीसरे केस पे आ जाते हैं। तीसरे केस में वो कह रहा है पैरेलल टू द फील्ड। मतलब अभी जो कॉइल पड़ी है वो कॉइल इस तरह से पड़ी है, राइट। द कॉइल इज लाइंग लाइक दिस, और फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। सो जो कॉइल है इट इज लाइंग पैरेलल टू द फील्ड। इसका मतलब कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, कॉइल का एरिया वेक्टर तो उसके कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। थीटा रिस्की है यहाँ पे। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स देखूँ, BA cos ऑफ 90 बनेंगे। अब मैं चाहे B और A की वैल्यू कितनी भी भरता रहूँ तो फ्लक्स क्या बनने वाली है, यहाँ पे 0 बनने वाली है। कैसे, ये होता है 0.3, एरिया 6 × 10⁻⁻², cos 90 0, तो फ्लक्स भी क्या आ गई, 0 वेबर। तो आपको शायद बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से ग्रास्प हो गया होगा। जो कॉइल है
कॉयल वॉज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसका मतलब कॉयल का नॉर्मल कितना बनाएगा, वैसे नॉर्मल कॉयल के साथ कितने का बनाता है 90 का, तो 90 माइनस 30 कर दूँ तो कितना बचेगा 60। इन पार्ट्स पे ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस ए गैप बिटवीन द पोल्स of a magnet in 0.5 seconds. The magnetic flux is known to be this. Estimate the EMF. अब जितनी वहाँ पे फ्लक्स प्रेजेंट है, जितनी वहाँ पे ऑलरेडी फ्लक्स अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से EMF जनरेट होगा। अभी यहाँ पे वो फ्लक्स बता रहा है कि कितनी अवेलेबल है, 8 × 10⁻⁻⁴ वेबर, राइट। और वहाँ पे कितने टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए, कितना 0.5 सेकेंड्स। अगर आप यहाँ पे EMF का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो वो क्या होता है d∅dt, यानी कि आपको अल्टीमेटली 8 × 10⁻⁻⁴ को यहाँ पे 0.5 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो EMF का आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1.6 × 10⁻³ वोल्ट। इतना पोटेंशियल जनरेट होगा वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपको जो फ्लक्स हैं वो टाइम के साथ वेरी करती हुई दी गई हैं इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है कॉइल के बीच में से किस किस टाइम पे, 2 सेकेंड्स के बाद अगर रेजिस्टेंस दिया हो कॉइल का। इंड्यूस्ड करंट निकालने से पहले इंड्यूस्ड EMF हो जाए, क्योंकि EMF बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड EMF निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड होता है वो तो d∅dt होता है, राइट। अभी यहाँ पे जो फ्लक्स हैं वो टाइम वेरिंग है, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5। यहाँ तक आ गया ये। यहाँ से अगर E को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 3 आगे जाए 15, t का क्या बन जाएगा स्क्वायर, पावर 1 कम हो जाती है, 2 आगे आएगा कितना बनेगा 8 और पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। t की इंटीग्रेशन कितनी होती है 1 और 5 की क्या हो गई 0, क्योंकि कांस्टेंट है और अकेला है। तो 15t² प्लस 8t प्लस 2 आ गया यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे ये आता है, अब यहाँ पे टाइम पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, EMF की वैल्यू 15 × साथ में 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 प्लस 2। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करो तो आपके पास ये कितना आएगा, this will come out to be 78 volt. Now you know that the current is nothing but EMF by resistance, यानी कि 78 by resistance कितना दे रखा था हमें, 5 ओम दे रखा था। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो करंट कितना बनता है, इट कम्स आउट टू बी 15.6 एम्पियर्स। ओके, सिंपल। तो अगर इक्वेशन की फॉर्म में दिया हो उसका डेरिवेटिव करके जिस टाइम पे निकालना होता है उस टाइम को पुट करके EMF कैलकुलेट कर लो। EMF अकेला पूछा है तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म, करंट पूछा है तो R के साथ डिवाइड कर दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन CBSE एग्जाम्स। क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉयल है जिसका डायामीटर दे रखा है, हमें डायामीटर दे रखा है तो क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें एरिया के साथ काम करना है। तो रेडियस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.01 मीटर, राइट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसको, कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने का मतलब है कि अगर कॉयल इस तरह से है, राइट, कॉयल इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। ये देखो, ये हो गया ना यहाँ पे 90 का, इसका मतलब इस, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो कॉयल का एरिया वेक्टर देखना होता है। एरिया वेक्टर तो खुद कॉयल के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब बी के क्या हो गया, पैरेलल, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं होंगी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड शुरू में कितना है, 6000 टेस्ला। इफ द इंड्यूस्ड EMF इज 11 वोल्ट, कब, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो शुरू में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 बोल देते हैं। बाद में अच्छा EMF जनरेट हुआ यहाँ से कितने का, 11 वोल्ट का, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड बदल के कितना कर दिया, 1000 टेस्ला कर दिया। और ये कितने टाइम में किया हमने, ये 4 सेकेंड्स में किया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल,
नाउ वी नो दैट कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो n टाइम्स चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम होता है। आपको ये फॉर्मूला भी समझाया था कि यहाँ पे बेटा डी फाई को हमेशा डेरिवेटिव मत ले चलना। डी फाई का मतलब है चेंज किसमें, फ्लक्स में। डी टी मतलब टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, बाद वाली फ्लक्स माइनस पहले वाली फ्लक्स। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे। फ्लक्स किसके बराबर होता है, दोनों केसेस में ये तो ऐसे ही पड़ा है, तो कॉस जो है वो तो हर बार आपको 0 मिलेगा, 1 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जो फ्लक्स है हमें पता है वो क्या है, बी ए, ठीक है। क्योंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कॉस 0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो अल्टीमेटली क्या लिखूँगा, एन ए तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये B2 माइनस B1 अपॉन में क्या आ जाएगा T। अब बस यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है। E की वैल्यू कितनी है 11, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करनी है। एरिया कैसे निकलेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर से, राइट। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, चलो अगले स्टेप में पुट कर देंगे, राइट। B2 माइनस B1 बाई T। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 11 नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 0.01 का स्क्वायर, B2 कितना है, इट इज 6000, सॉरी B2 इज 6000, यस। यहाँ पे बाद में जो फ्लक्स हैं इज चेंज टू 1000। अच्छा, इन्होंने उसको पॉजिटिव रखने के लिए कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव भी ले लेता जो कि हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला में होता है, तो बाद में फील्ड कितना रहा है 1000 और शुरू में कितना था 6000, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 4। अभी 1000 में से 6000 माइनस करूंगा तो 5000 ही बचेगा, लेकिन वो नेगेटिव का आएगा, बाहर वाले नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। n 22/7। यहाँ पे ये 10 की पावर बेसिकली -2 है, तो इसको 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ। ये कितना बचा 5000 बाई यहाँ से क्या है 4। तो अगर यहाँ से आप n कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो n आपका क्या बनेगा 11 इंटू 7 इंटू 4 बाय साथ में क्या आ जाएगा 22 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5000। इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आपकी 28 बन जाएगी। इसका मतलब उसमें 28 नंबर ऑफ टर्न थी। ये बेटा समझ लेना, ओरिजिनल फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव तो चलता है। पहले आप कहोगे कि क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड देख रहा था, तो मॉडुलस जो है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं उसकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बाद में मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ है, तो फ्लक्स नेगेटिव में ना आ जाए, ईएमएफ का आंसर पॉजिटिव में रहे, तो साथ में नेगेटिव लेके चल पड़ो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 500, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया, मतलब ए के साथ तो उसका 0 ही बनेगा। चलिए, इट इज़ रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, उसको उसके वर्टिकल डायमीटर के अक्रॉस जो है वो रोटेट किया गया। वर्टिकल डायमीटर समझते हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम बना भी दूँ तो तुम्हारी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जानी चाहिए उससे। देखो, ये अपनी कॉइल है, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो तो इधर को होगा BH, इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी इधर को होगा, तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि उसके साथ तो 0 ही बनाएगा। अब ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके अबाउट इसको घुमाया गया है, इसके अबाउट घुमाया गया इस कॉइल को, ठीक है। और कितने एंगल के थ्रू 180, मतलब पहले अगर 0 एंगल था, बाद में कितना हो गया, ये घूम के उधर चली गई, मतलब एरिया वेक्टर उधर को हो गया, तो एंगल 180 आ गया। कितने टाइम में किया ये काम, 0.25 सेकेंड में। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकालो और करंट इंड्यूस निकालो, तो आसान है ये, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आसान हो जाएगा उससे काम। एरिया जो है, अच्छा कॉइल सर्कुलर थी भाई, मैं ये बना गया, अच्छा सर्कुलर बनानी थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर भी इसी तरह की होगी, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर। तो पाई अपना यहाँ पे क्या रखें, इसको ऐसे पाई ही रख लें, पाई रख लेते हैं। जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है,
तो 10 इंटू 10⁻⁻² रखेंगे, तभी इसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो एरिया यहाँ पे कितना बन जाता है, एरिया कम्स आउट टू बी पाई इंटू 10⁻, ये बन जाएगा -1, पावर 2 है तो ऑटोमेटिकली -2 बन जाएगा मीटर स्क्वायर। चलो एरिया निकल आया। इसके अलावा क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 500, ठीक है, और एंगल गिवन है कितना 180 डिग्री का, शुरू में 0 था तो इसका जो एंगल था शुरू में, मैग्नेटिक फील्ड उतना सब उतना, बी और ए तो उतना ही चलेगा। चलिए तो θ1 शुरू में कितना था 0 और बाद में 180 डिग्री पे घुमा दिया गया उसको। चलिए ये भी ठीक है। ऐसा करने में टाइम कितना लिया 0.25 का। नाउ अपने को पहले क्या देखना है, अपने को EMF देखना है। तो EMF हो गया N φ2 - φ1/t, क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं दे रखी तो मैं डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा। अच्छा फाई जो है अपने को पता है वो किसके बराबर होता है, BA cos ऑफ थीटा। तो यहाँ फ्लक्स बेसिकली किसके बदलने से बदल रही है, ना तो B के बदलने से, ना A के बदलने से, किसके बदलने से, थीटा के बदलने से बदल रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, B और A तो बाहर निकाल लूँगा और क्या कर दूँगा cos θ2 माइनस cos θ1, डिवाइड में क्या लिख दूँगा T, भर दो सब कुछ यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 500, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा था 3 इंटू 10⁻⁻5, एरिया कितना है पाई इंटू 10⁻⁻2, कॉस θ2। अच्छा ये एक चीज़ हम भूल गए कि शुरू में साथ में क्या था, नेगेटिव था, वो लेना था, ठीक है। कॉस θ2 अपना कितना है, बाद में 180 डिग्री पे घुमा दिया गया है, माइनस शुरू में कितना था 0, डिवाइडेड बाई ये काम कितने में हुआ 0.25 सेकेंड्स में, ठीक है। अब सब चीज़ों को सॉल्व करो, यहाँ पे देखो दिमाग से करना थोड़ा। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की क्या होती है वैल्यू 1। तो -1 और -1 क्या बना देंगे -2, एक माइनस बाहर पड़ा है तो सब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो 500 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.25। पाई का वैल्यू भर दो यहाँ पे और एट द एंड अब आप यहाँ से EMF अगर सॉल्व करोगे तो आपका EMF बनेगा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से करंट निकालना चाहते हो क्योंकि वो पूछा है तो होता है E/R, यानी कि 3.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, रेजिस्टेंस वाज 2 ओम, तो इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ये तो दिख रहा है यहाँ पे 1.9 बन जाएगा। तो करंट आता है 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, राइट। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए अब एक आखिरी प्रॉब्लम पे चलते हैं, थोड़ी सी टिपिकल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसी सर्कुलर लूप के थ्रू से जा रहा है, 12 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, 8.5 ओम उसका रेजिस्टेंस है। चलिए पैरामीटर्स लिख लें पहले सॉल्यूशन में जितने लिख सकते हैं। क्या क्या गिवन है, रेडियस जो है स्मॉल ही ले लेते हैं यार, कैपिटल R तो रेजिस्टेंस के लिए है, वो कितना है 12 ओम, 12 सेंटीमीटर, क्या हो गया, अच्छा रेजिस्टेंस कितना है 8.5 ओम। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के साथ बदल रहा है, मतलब यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स पैदा हो रही है, चेंजिंग फ्लक्स पैदा हो रही है और EMF पैदा हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो इसका भी किस्सा खत्म कर दिया, इसका मतलब थीटा ऑलवेज 0 है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एंड प्लॉट इट ऑन ए ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेसिकली आप यहाँ पे 3 इंटरवल देख रहे हो। पहला जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 से यूनिफॉर्मली बढ़ता हुआ 2 हुआ है, फिर 2 से 4 तक कांस्टेंटली रहा है सेकंड्स के लिए, फिर 4 से 6 सेकंड के बीच में कम होता गया। और यहाँ पे पहले कितना था 1 टेस्ला, ठीक है, 0 से 2 सेकंड के बीच में बढ़ता बढ़ता कितना बढ़ गया 1 टेस्ला 0 से,
और फिर 2 से 4 सेकंड के लिए 1 टेस्ला ही रहा, फिर 4 से 6 सेकंड के लिए फिर से 1 टेस्ला से कम होके 0 हो गया। तो बेसिकली 3 हिस्से हैं इसके, ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइम पे मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एरिया ऑफ द कॉइल तो निकाल ही सकता हूँ। एरिया ऑफ द कॉइल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर लेते हैं। रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 मीटर्स हो जाएगा, वो स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करने जाऊँ तो ये बनता है मेरा 4.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। चलिए ये चीज़ आ गई। अभी कब से कब, व्हेन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस समय के दौरान देखते हैं। इस समय के दौरान अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था, तो जो बेसिकली मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है विच इज़ -d∅/dt, राइट, या फिर माइनस फाई की वैल्यू क्या पुट कर दूं यहाँ पे, BA cos ऑफ 0, राइट। थीटा हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि हमें 0 गिवन है, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, अरे बताया तो था मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लूप के, इसका मतलब एरिया वेक्टर के तो पैरेलल ही हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर खुद लूप के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक ही प्लेन पे दो परपेंडिकुलर आपस में तो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जो cos 0 1 हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है, एरिया क्या रह रहा है कांस्टेंट, तो -a निकाल लो बाहर, यानी कि सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, दो वैल्यूज़ के बीच में वेरी कर रहा है और यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो E का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया -a b2 b1, और टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, t2 t1, ठीक है। ये बना लेते हैं यहाँ पे हेडिंग, व्हेन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इस केस में अपने को पता है कि एरिया जो है वो तो -4.5 इंटू 10⁻⁻² है, राइट। B2 की वैल्यू क्या है, किस टाइम पे, सेकेंड टाइम में, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, राइट। शुरू में B कितना था, ग्राफ बता रहा है 0, और 1 कब है मैग्नेटिक फील्ड, जब टाइम कितना है 2, 0 कब था, जब टाइम भी क्या था 0, राइट। ये चीज़ बनेगी यहाँ पे। इस चीज़ को आप यहाँ से सॉल्व कर लो, यू आर सर्टनली गोइंग टू गेट -2.25 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट, राइट। अगर आप यहाँ से E1 निकाल चुके हो फर्स्ट इंटरवल के लिए, तो आप करंट भी निकाल लो, दैट इज गोइंग टू बी E1/R -2.25 इंटू 10⁻⁻², और इसको R से, R कितना था 8.5, उससे डिवाइड करोगे तो जो करंट बनेगा वो -2.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर -2.7 मिली एम्पियर बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंटरवल। अगर आप अभी जाओ किसके बीच में, जब टाइम कितना था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में, उस टाइम के दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा, तो उतनी ही B2 की वैल्यू, उतनी ही B1 की वैल्यू है। तो इस टाइम पे हम कहेंगे B इज कांस्टेंट, और मैंने तो बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है, उसका चेंज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस केस में जो EMF और जो करंट होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, 0। चलिए फाइनली तीसरे इंटरवल पे आ जाते हैं, जब टाइम 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक गया है, उस टाइम पे फील्ड डिक्रीज़ किया है। और E3 अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो उसका भी सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एरिया कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक फील्ड B2 B1 है, बाद का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0, शुरू का कितना था 1, तो 0 -1, बाद में टाइम कितना है 6, और पहले कितना था 4, तो 6 - 4। अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से एक माइनस बनेगा जो कि बाहर वाले को प्लस बना देगा, 6 - 4 2 होता है, तो ये बनेगा +2.25 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। और अगर यहाँ से I3 निकालने की कोशिश की जाए विच इज़ E3/R, तो वो बनेगा +2.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 8.5,
तो ये यहाँ से कितना बन जाएगा, -2.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर -2.7 मिली एम्पियर। बात समझ रहे हो ये? तो करंट आपका देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। फर्स्ट इंटरवल में करंट आपका जब फील्ड बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रही थी, तो करंट उल्टा डायरेक्शन में पैदा हो रहा था फ्लक्स को कम करने के लिए। जब आपका फील्ड कम हो रहा था यानी कि फ्लक्स कम हो रही थी, तो आपका करंट, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना था, करंट आपका बढ़ रहा था घट रही फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। यही तो बेसिकली लेंज लॉ कहता था। अगर इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ मेरा कैसा बनना चाहिए, आई शुड ड्रॉ इट हेयर, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो इस तरफ तो क्या चलेगा, टाइम चलेगा। टाइम के सेम इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, 0, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना होगा 6, राइट। करंट की कितनी वैल्यूज़ गई हैं, या तो -2.7 मिली एम्पियर गई है, या 0 गया है, या फिर +2.7 गई है। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे +2.7 मिली एम्पियर बोल देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे -2.7 मिली एम्पियर बोल दूंगा, राइट। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए जब 0 से 2 के बात करें तो करंट जो है -2.7 मिली एम्पियर है, मतलब करंट जो है वो यहाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ t = 2 सेकेंड से लेके t = 4 सेकेंड के, उसमें करंट कह रहा है 0, मीन्स दिस लाइन। और अगर मैं 4 से 6 सेकंड के बीच की बात करूं तो वहाँ पे करंट है +2.7 मिली एम्पियर, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करना भी चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आपने देख लिया कि जब फील्ड बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रही थी, तो करंट उल्टा डायरेक्शन में जाके फ्लक्स को कम कर रहा था, नेगेटिव सेंस में जाके। अगर फील्ड कम हो रहा था, फ्लक्स कम हो रही थी, तो करंट बढ़ने लगा उन घट रही फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। मतलब फ्लक्स घट रही हैं तो घटने नहीं देगा, बढ़ रही हैं तो बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, राइट। या बढ़ रही होंगी तो घटाएगा, घट रही होंगी तो बढ़ाएगा। ये बताता है यहाँ से कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।